आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के अपने समक्ष लॉरेंस वोंग के साथ एक सार्थक बैठक की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया। आपको बता दें कि मोदी वोंग के निमंत्रण पर 2 दिवसीय यात्रा पर यहां पर पहुंचे और वोंग के साथ वार्ता से पहले मोदी का सिंगापुर संसद भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। उन्होंने वहां आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किए। नेताओं ने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। साथ ही विनिर्माण, संपर्क सुविधा, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास और स्थिरता जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की व्यापक समीक्षा की। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि 4G के नेतृत्व में सिंगापुर और भी तेजी से प्रगति करेगा। सिंगापुर सिर्फ एक देश ही नहीं है, सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच जो मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक हुई है वह एक पथ प्रदर्शक व्यवस्था है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ सिंगापुर में एईएम होल्डिंग लिमिटेड की सेमीकंडक्टर सुविधा का दौरा भी किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री सुबह रामकथा पार्क जाएंगे। रामसेवकपुरम में श्री रमनाथ स्वामी मंदिर के कार्यक्रम आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में सीएम योगी शामिल होंगे। कारसेवकपुरम में अशोक सिंघल वेद पुरस्कार वितरण समारोह में भी वे मौजूद रहेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन और पूजन भी करेंगे। तो ये आपको बड़ी जानकारी दे दें। उसके बाद बताया जा रहा है कि सीएम गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में शिक्षक दिवस के मौके पर 54 अध्यापकों को राज्य टीचर्स अवार्ड से सम्मानित भी करेंगे। पुरस्कृत होने वाले टीचर्स को सरकार की तरफ से प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ 25,000 रुपए भी दिए जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार के विषय में बुधवार को सीडीपीएचआर द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें बांग्लादेश में हुई घटनाओं की रिपोर्ट पेश की गई, जिसका शीर्षक स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट डेथ ऑफ डेमोक्रेसी एंड हैवोक ऑन माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश रखा गया। इसमें बांग्लादेश में हुई घटनाओं को ग्राउंड जीरो से आंकलन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पत्रकार और लेखक अभिजीत मजुमदार, पूर्व सांसद स्वप्न दासगुप्ता और लेखक और पत्रकार दीप हल्दर सम्मिलित हुए, जिन्होंने इस रिपोर्ट को पेश किया और पूरे विषय को विस्तार से रखा।
ये तो होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि थोड़ा देर से हो रहा है। ये बहुत पहले से होना चाहिए था, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में पहली बार ऐसे हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, हिंदुओं को परसिक्यूट किया जा रहा है। ये तो हर साल और मने सदियों से 100 साल से ऊपर ऐसा होते आ रहा है। जेनोसाइड के बाद जेनोसाइड हुआ है, मामन सिंह से लेके 1903-4 के, फिर ढाका, नोआखाली, एक के बाद एक हुआ है। 1971 3 मिलियन पीपल डाइड। तो अभी अच्छी बात है कि अभी जाके एटलीस्ट लोग कर रहे हैं ये, लेके जागरूकता इससे अगर हो, जितना हो सके लोगों का कि क्या हो रहा है बांग्लादेश को। हम लोग समझते हैं कि अच्छा पीछे कोई एक छोटा सा देश है, लेकिन उसका बांग्लादेश कितना इम्पोर्टेंट है भारत के डिप्लोमेटिक इसमें, स्ट्रेटेजिकली कितना इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, ये तो समझना चाहिए लोगों को। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के सभी विकास खंडों में एक वृंदावन गांव विकसित करने का फैसला लिया है। ये गांव स्वावलंबी और स्वच्छ और निर्मल होंगे। इनमें सामुदायिक भवन, सार्वजनिक शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं होंगी। आपको बता दें कि वनांचल में वनोपज संग्रहण केंद्र भी होंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में गीता भवन शुरू किए जाएंगे। ये वैचारिक अध्ययन केंद्र भी होंगे। यहाँ पढ़ने लिखने की व्यवस्था भी होगी। भारतीय संस्कृति के बारे में बताने वाली पुस्तकें होंगी। छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आवश्यक साहित्य उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि सरकार इस साल लोकदेवी अहिल्याबाई होलेकर का जयंती समारोह पूरे साल मनाने का फैसला किया है। विकासशील सोच और धार्मिक आस्था खासतौर से जो उनके अंदर थी, तरक्की के दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने आज इंदौर में भी पत्रकार वार्ता की है और प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का धन्यवाद उन्होंने दिया है। यह योजना 2028-29 तक पूरी होगी और उस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्मित होगी। इसके साथ ही लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती समारोह समिति का गठन किया गया है, जो विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन वर्ष भर होंगे। हम सब जानते हैं कि अहिल्याबाई ये बहुत ही धार्मिक और एक ऐसी रूलर रही हैं जिनके प्रति लोगों की आस्था, उनके विकासशील सोच और धार्मिक आस्था खासतौर से जो कोलकाता में बुधवार शाम को आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में लोगों ने सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला और रात 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे के लिए अपने घरों की लाइट बंद कर दी। जहां जहां पर लोगों ने मुख्य रूप से कैंडल मार्च निकाला, उनमें विक्टोरिया मेमोरियल और राजभवन जैसे प्रमुख स्थल, शहर, उपनगर और जिले शामिल हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भी देर शाम को सड़कों पर उतरकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने वाले पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने इसे लेट देयर वी लाइट जस्टिस का नाम दिया। और वहीं आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय में 5 सितंबर को होने वाली सुनवाई से ठीक पहले ये विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि इस मामले का शीघ्र निपटारा किया जाए ताकि न्याय में और देरी ना हो। इस मामले की सुनवाई वर्तमान में उच्चतम न्यायालय की पीठ द्वारा की जा रही है।
और अब हम बात करेंगे महिला सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा लाए गए नए अपराजिता वुमेन एंड और चाइल्ड बिल को लेकर के। बिल में किए गए प्रावधानों के मुताबिक महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ हुए अपराध के मामलों में को 36 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी कर 10 दिनों के भीतर फांसी देना सुनिश्चित किया गया है। आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के बाद उठे जनाक्रोश को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री ने ये कानून बनाया है। ये कानून और इसके प्रावधान सब राजनीति से प्रेरित हैं। कानून बनाने से पहले ममता ने अपने आप को महिलाओं का हितैषी और खुद को महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाला साबित करने के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ पैदल मार्च किया, दोषी को फांसी देने की मांग की। और अब ये कानून लाना ममता की मजबूरी थी, नियत नहीं। समाधान केवल कानून बना देना ही नहीं है, बल्कि कानून का पालन करवाना भी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ कानून बना देने से ही महिला सुरक्षित हो जाएगी? देखिए खास रिपोर्ट। इन दिनों कोलकाता रेप के इस मामले में घिरी ममता बनर्जी ने इस मामले पर अपनी सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए स्वयं को महिला हितैषी नेता बताते हुए अपराजिता नामक बड़ा बेहतरीन एंटी रेप बिल लेकर आई है, जिसमें 36 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करने और 10 दिन में बलात्कारी को फांसी की सजा देने जैसे अनेकों कड़े कानून शामिल है। लेकिन क्या ममता बनर्जी इन कड़े कानूनों का पालन अपने दुष्कर्मी नेताओं के खिलाफ कर पाएंगी? जहां सवाल ये है कि संदेश खाली में अनेकों हिंदू महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाने वाला और टीएमसी के कार्यालय में अपने सहयोगी नेताओं के साथ मिलकर सैकड़ों हिंदू स्त्रियों के साथ दुष्कर्म करने वाला शाहजहां शेख को क्या अपराजिता कानून के तहत 46 दिनों के अंदर फांसी होगी? क्या दुष्कर्मी शाहजहां शेख के साथ साथ टीएमसी के बलात्कारी नेता शिबू हाजरा और उत्तम सरदार भी 46 दिनों के अंदर फांसी के फंदों पर लटकेंगे? क्या दक्षिण दिनाजपुर जिले के गंगारामपुर उपखंड के बंशीहारी में नाबालिग आदिवासी लड़की को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाने वाला प्रभावशाली बूथ अध्यक्ष नरेश राजवंशी का बेटा प्रियनाथ राजवंशी भी जल्द अपराजिता कानून के तहत फांसी पर झूलता नजर आएगा? और क्या दीदी अपने अन्य बलात्कारी नेताओं पर भी अपराजिता कानून का चाबुक चलाएंगी, जिन्होंने सत्ता के मद में चूर होकर बंगाल में महिलाओं की गरिमा को तार तार कर दिया है? अगर ममता बनर्जी द्वारा लाए गए इस कानून की माने तो ऐसे में सवाल यहाँ ये है कि क्या ममता बनर्जी अपने इन बलात्कारी नेताओं पर अपराजिता कानून लागू करेंगी, या ये एंटी रेप बिल ममता बनर्जी के करियर का एक राजनीतिक स्टंट बनकर रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के भिंदापुर थाना क्षेत्र इलाके में चल रहे अवैध रूप से ई रिक्शा पार्किंग में एक रिक्शा चालक युवक की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक कटा हुआ तार पूरी पार्किंग में बिछाया हुआ था, जिसके कारण युवक की करंट से मौत हो गई। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मौके पर स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। वहीं परिजनों का आरोप है कि ई रिक्शे की अवैध पार्किंग पिछले कई सालों से चल रही थी और अवैध पार्किंग को लेकर सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम भी नहीं थे। ऐसा उस लड़के को करंट लग गया, वहाँ तारें कटी हुई पड़ी है मकान मालिक की, टेप नहीं नाजायज गैरेज चला रहा है और वो लड़का निकला, वहाँ रूम ले रखा था उसने किराए से रहने के लिए। जैसे ही निकला वो कटी हुई तार में जो गैरेज चलाता है अवैध तरीके से, उसमें पैर पड़ा, उसको करंट लग गया, वो ख़त्म हो गया। 6 बजे की घटना है सुबह। पुलिस अभी टाल मटोल कर रही है। अभी हमने किसी तरह अपनी शिकायत लिखायत दे के मोहर लगवा के रिसीव करवाया, ज़बरदस्ती कर नहीं रहे थे। FIR नहीं हुई है, जो हमने एप्लीकेशन दी है कच्ची बना के उसमें रिसीव करके बड़ी मुश्किल से रिसीव करके दिया है। टाल मटोल कर रहे थे, मकान मालिक नहीं आया, वो भगा हुआ है, क्योंकि उसका भी कोई भाई आई पुलिस में है,
तो उसका समर्थन करवा रहा है। नहीं, पुलिस तो अभी नहीं कर रही है। अब उन्होंने कल के बाद बुलाया है बॉडी वॉडी देने के लिए। जब उसकी पत्नी आ जाएगी 2 बजे आए या 9 बजे आए तब हम जाएंगे। इसके बाद आगे हमारी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? शंभू मुखिया। कौन जो मृत हुए कौन है उनके? हम उनको चाचा है। कैसे हुआ पूरा मामला? देखिए, सुबह का टाइम था। एक तो मकान मालिक जो है सोलह वाहवाही के तौर पर चलाता है। तार तो आपने देख ही लिया कि किस तरह से उसका नीचा में अगर कोई बच्चा 1 साल को बच्चा उंगल डाल दे तो वहीं मर जाएंगे। हम तो समझदार आदमी, चलिए मर गए, लात पे लगा सटा तो ऐसे अवैध तरीका से नंगा तार लगा रखा है। कोई भी बच्चे जाए तो सड़ जाएंगे तो मर जाएंगे। तो गैर तरीका से तो मकान मालिक कर रहे हैं। उनको जो गिरेज दिए किसी को तो तार उसको वायरिंग करके नहीं दिए, उनको सेफ्टी से नहीं दिए। अगर सेफ्टी से देते तो आधी दिन नहीं देखना। बस हमें आप लोगों अवैध था, ये सरासरी अवैध है ना। उसमें कोई सेफ्टी आपने देखे कि जो कोई सेफ्टी है नहीं है। उसमें कम से कम 25-30 रिक्शा और 2 फ्लोर तक किराएदार रखे हुए हैं और तब पर भी अंदर बाहर नहीं चला। ये तो कम से कम 4-5 साल से चल रहे हैं। 4 से 5 साल से वही खुद चला रहे हैं और चल रहे हैं। अब पुलिस को कह रहे हैं, अभी जब हम लगाए तो कह रहे हैं कि FIR अब लिखो, शिकायतनामा अब दो। आप बताइए, इतने देर से सुबह से 6:30 बजे को घटना है और अब मैं शिकायतनामा दूं लिख के तो मुझे वो देंगे देखने के लिए। और अगली खबर है राजस्थान से, जहां भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर के बाद बुधवार को जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर के एरिया में मूसलाधार बरसात हुई। भारी बारिश से रेल और सड़क मार्ग पर यातायात संचालन प्रभावित हो गया। आपको बता दें कि प्रदेश में अगले 3 दिनों में भारी बारिश का दौर जारी है और गुरुवार को प्रदेश में गंगानगर और हनुमानगढ़ को छोड़कर सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।